लाइव प्रोसेसेस स्टार्ट करना है। व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस? जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सबको हमने क्या बोला है? लाइव प्रोसेसेस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल आर नोन एज लाइव प्रोसेसेस। क्या क्या पढ़ा इसमें? क्या आता है? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। एंड इन सब के लिए हमें एनर्जी की नीड होगी, और एनर्जी के लिए हमें जरूरत होता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का मेनली, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक लाइक जैसे प्लांट की बात करें जो अपना फूड रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करते हैं, CO2, वाटर, सनलाइट, इनका यूज करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो प्लांट, ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरिया जो अपना फूड किससे प्रिपेयर करते हैं? रॉ मटेरियल से। एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take food from another organism. जैसे एनिमल्स एंड फंगी, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मतलब जो होते हैं जो सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं, लाइक अमीबा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जो क्या करते हैं? सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो डीके एंड रॉ मटेरियल पे, मतलब डेड एंड डीके मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, उनको क्या चाहिए? डेड एंड डीके मटेरियल्स चाहिए। फंगस, जैसे देखा हमने घर के आसपास कोई ऐसा जानवर वगैरह मर जाता है तो स्मेल आना शुरू होती है, क्यों? क्योंकि फंगस उसको क्या करना स्टार्ट करती है? फंगस और बैक्टीरिया उसको डीके करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड पैरासाइटिक मींस जो अपने फूड के लिए दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। नॉन लिविंग मतलब मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, जैसे नॉन लिविंग ऐसा नहीं कि एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा एग्जांपल बताऊं, कस्कूटा, कस्कूटा बेल जो होती है, अमर बेल जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है कि ना किसी भी प्लांट के साथ अपने स्टिंग्स जो है उसमें लगा देती है और उसके फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती जाती है। मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती है, प्लांट होने के बाद भी कस्कूटा कभी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता। वो क्या करता है? अपने स्टिंग से दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशंस को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में अगर हम बात करें तो जैसे मॉस्किटो, लाइसेस, तो मॉस्किटो क्या करता है? अपने फूड के लिए ह्यूमन बींग पे डिपेंड करता है। ब्लड जो है ह्यूमन बींग का वो सक कर लेगा, बिकॉज उसमें प्रोटीन होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन: होलोजोइक जो सॉलिड फूड कंज्यूम करेंगे, सेप्रोफाइटिक लाइक फंगस, एंड पैरासाइटिक जिसमें मैंने बताया कस्कूटा, टिक्स, माइट्स, mosquito, lysis. So depending on the mode of nutrition, organisms are classified as autotrophs and heterotrophs. ऑटोट्रॉफ मैंने बताया अपना फूड रॉ मटेरियल से बनाते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। हेट्रोट्रॉफ्स जो है अपना फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, लाइक ह्यूमन बींग, या तो वो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे या फिर एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2, H2O एंड सनलाइट। हमें नहीं है ना, प्लांट्स को चाहिए होता है, नहीं तो हम भी धूप में खड़े हो जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, एंड ये क्या बनाते हैं बाय प्रोडक्ट में? O2। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, तो इसी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मेन इवेंट जो फोटोसिंथेसिस में है, जो स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस की: नंबर वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड, मतलब वाटर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, किसमें? H2 और O2 में।
रिडक्शन ऑफ CO2, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ऑक्सीजन तो निकल गई, लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ काम आएगी, वो CO2 से रिएक्ट करेगी एंड C6H12O6 यानी क्या फॉर्म कर लेगी, ग्लूकोज। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and the last step reduction of CO2 to form carbohydrates। तो टोटल कितने स्टेप्स हुए हमारे पास फोटोसिंथेसिस में, 3 स्टेप्स। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखे, क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहले हमने देखा वाटर लाइफ प्रोसेसेस, all the processes which are necessary for the survival of any organism are known as life processes. It may be growth, digestion, respiration, reproduction, ये सब किस में आते हैं हमारे पास, इसके एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेसेस के। एंड फिर हमने देखा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में 3 टाइप्स, कौन कौन से, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। क्लियर है। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स पढ़ी हमने। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, नंबर 2 breaking down of water into hydrogen and oxygen, and number 3 reduction of CO2 to glucose, glucose and carbohydrates में convert कर लेते हैं। now site of photosynthesis in leaf is chloroplast। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। कैसा कलर इसका, ग्रीन कलर। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल विच फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो फूड कैसे बनाता है, फूड को खाने के लिए वो अपने शेप को ऐसा कुछ बना लेता है कि उसके फॉल्स लेग बन जाते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया, फॉल्स लेग्स बोलते हैं उसको। स्यूडो मीन्स फॉल्स। Plants carry out exchange of gases with surrounding atmosphere through, अब प्लांट्स जो होते हैं ना उनकी लीव्स पे छोटे होल्स होते हैं, कहाँ, बिलो द लीफ, अपर सरफेस पे नहीं, लोअर सरफेस पे, लोअर एपिडर्मिस, लीफ का लोअर एपिडर्मिस पे क्या मिलते हैं, छोटे होल्स होते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, O2 एक्सहेल कर सकते हैं, CO2 इनहेल कर सकते हैं, या अपोजिट भी होता है नाइट टाइम पे। एंड वाटर का ट्रांसपीरेशन भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा में क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। इसका हम एक डायग्राम देखते हैं। ये देखो इसमें स्टोमेटा का डायग्राम। स्टोमेटा में ये जो दिख रहा है आसपास, ये क्या है हमारे पास, गार्ड सेल्स हैं। ये वाले जो है ना, ये गार्ड सेल्स हैं। और यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जब इनमें वाटर फिल होता है तो ये टर्जिड हो जाती है और टर्जिड होके ओपन हो जाती है। लेकिन जैसे ही वाटर ये स्टोमेटल पोर से निकल जाता है, यहाँ से स्टोमेटल पोर से वाटर बाहर आ जाता है, तो ये फ्लैसिड होके बंद हो जाती है। तो यही पूरा प्रोसेस है स्टोमेटा के क्लोज और ओपन होने का। तुम्हें एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है स्टोमेटा का, तो ये याद रखना है कैसे बनाना है, इसके पार्ट्स भी याद रखने हैं। कभी कभी डायग्राम दे देंगे और तुम्हें इनको क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग करनी होगी। तो हमने देखा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे कंट्रोल की जाती है, थ्रू गार्ड सेल्स। जब टर्जिड हो जाती है तो गार्ड सेल ओपन हो जाएंगी, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, फ्लैसिड होके बंद हो जाएंगी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं वो समझते हैं हम। तो एसोसिएटिव ग्लैंड्स में आती है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज। सबसे पहले इनटेक कहाँ से होता है, माउथ से। इस तरह का जो ह्यूमन बीइंग का हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इस तरह का होता है। सबसे पहले फूड माउथ से जाएगा, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद जाएगा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस के थ्रू फूड को इजेस्ट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, हम उन स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसमें इंजेशन होता है, जब फूड को हम इनटेक करते हैं। इंजेशन के बाद क्या आता है हमारे पास, माउथ से हमने फूड को इनटेक किया, दैट इज नोन एज इंजेशन, इनटेक ऑफ होल फूड। देन टीथ से हम उनको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो यहीं से डाइजेशन वैसे तो स्टार्ट हो जाता है। एंड टंग का काम होता है रोलिंग ऑफ फूड, टेस्ट लेना फूड को, स्वेलो करना, पुशिंग डाउन ऑफ फूड। टंग जो है वो सीक्रेट करता है सलाइवा, म्यूकस, म्यूकस भी रिलीज होता है, सलाइवा भी रिलीज होता है। सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इंजेशन के बाद क्या होना चाहिए, डाइजेशन। डाइजेशन माउथ से लेकर स्टमक तक चलता रहता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, जो किसमें प्रेजेंट है, सलाइवा में। देन हम आगे चलते हैं तो ईसोफेगस, ईसोफेगस फूड को डाउनवर्ड पुश करती है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर पूछा जाए तो pushing down of food by contraction and expansion of food pipe is known as peristaltic movement. एंड सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, हमने क्या पढ़ा, सलाइवरी अमाइलेज। ईसोफेगस ने फूड को पुश किया स्टमक में, स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। नाउ गैस्ट्रिक जूसेस में 3 पार्ट्स होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है रेनिन। पेप्सिन के साथ साथ क्या होता है, रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना पेप्टोन्स में। एचसीएल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ही ये पेप्सिन वर्क करता है, इसलिए एचसीएल का यूज होता है। म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग एसिड। एचसीएल एक तो हमने देखा कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए, एंड दूसरा अगर वो किसी भी फूड में बैक्टीरिया है तो उनको किल करने का काम भी कौन करेगा, एचसीएल। तो एचसीएल के 2 फंक्शन है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए, एंड दूसरा क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। म्यूकस क्या करता है, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। एंड रेनिन, रेनिन कहाँ काम आता है, इन्फेंट्स में, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। यानी एडल्ट में भी यूज होता है, लेकिन हम लोग इतना मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, कंज्यूम करते जितना कि इन्फेंट्स कंज्यूम करते। तो मेनली ये रेनिन कहाँ काम आता है, इन्फेंट्स में मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें ये सभी को मैंने समराइज कर रखा है। तो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ हो गया, देखो सबसे पहले क्या किया, इंजेशन किया, फूड खाया हमने, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेशन के बाद कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते, विलाय। तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप हो गई, इंजेस्ट, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, विलाय। इनका काम क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना, ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाए। एंड हमने देखा था बीच में, यहां पर देखे तो लिवर आता है।
स्टमक से जो फूड निकला वो एसिडिक नेचर का है, वो इतना एसिडिक नेचर का फूड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो उसको डैमेज कर सकता है। इवन दो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस होता है, बट फिर भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लीवर क्या सीक्रेट करता है, जो कैसे नेचर का होता है, और यहाँ से जो फूड आया वो कैसे नेचर का था, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर देता है, बाइल जूस। ये ड्यूडेनम के थ्रू इसको इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट पहले ही इसमें ऐड कर देता है। गॉल ब्लेडर वो जगह है जो इस बाइल जूस को स्टोर करती है। बाइल जूस बनाता लिवर है, स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लेडर, और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम एक ट्यूब करती है जिसका नाम क्या है, ड्यूडेनम। नाउ अब वो फूड कैसे नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस बेसिक नेचर में काम करते हैं, और वो बेसिक नेचर किसने प्रोवाइड किया, बाइल जूस ने। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन आना स्टार्ट हुआ, लीवर से आया बाइल जूस, जो फैट के इमल्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, मतलब फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम भी कौन करता है, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इट इज अ कन्वर्जन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। देन पेंक्रियास सीक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूसेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करना, लाइपेज का काम है फैट को लिपिड्स में ब्रेक करना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। देन फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मीन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एज वेल एज असिमिलेशन भी होता है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। तो 4 स्टेप्स हो गई, इंजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ, डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हुआ, देन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हुआ, एसिमिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है। एब्जॉर्प्शन किस चीज का, वाटर का, और उसको फूड को किस में बदल दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट में। एंड फाइनली फूड जो है एनएस के थ्रू इजेस्ट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज इजेशन। तो इस तरह से ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप्स आती हैं। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, नंबर 5 इजेशन। अब ये पूरे के पूरी चीजों को एक टेबल में हमने समराइज कर रखा है। अब ये टेबल बहुत ही काम की चीज है, क्यों, क्योंकि तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाई कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं, और एचसीएल स्टमक में होता है। पेप्सिन रेनिन, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करना, और रेनिन का काम है केसिन ऑफ मिल्क को ब्रेक करना। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगी। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो स्टोर होता है ड्यूडेनियम के थ्रू जाता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में। इसका काम है फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना। पेंक्रियास सीक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूसेस, ये भी ड्यूडेनम के थ्रू ही डाले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, 3 एंजाइम। अमाइलेज स्टार्च को मोल्टोज में बदलता है, प्रोटीन ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में, एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। कहाँ से आया इमल्सिफाइड फैट, लीवर ने बाइल जूस से इनको बदला था इमल्सिफाइड फैट में। इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, लेकिन हम इसके डिटेल पे नहीं जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करता है, और उसमें म्यूकस भी होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गैस इनहेल की, गैस एक्सहेल की, दैट इज ब्रीदिंग।
लेकिन वो गैस यानी कि ऑक्सीजन जब अंदर गई हमारी बॉडी में, तो सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सो दैट हमें क्या मिलता है, एनर्जी। दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि जिससे हमें क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बोलना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ब्रीदिंग मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेल एक्सहेल। तो ग्लूकोज, जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तब वो 6 कार्बन से 3 कार्बन के कंपाउंड पायरुविक एसिड पे आता है, प्लस क्या मिलती है हमें, एनर्जी। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, विच इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनती है जो यीस्ट में होता है। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ जैसा कि मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लेक ऑफ ऑक्सीजन दोनों बोला जाता है इसको। जैसा हम लोग बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग इतना फास्ट इनहेल नहीं कर पाते गैसेस को, तो लेक ऑफ ऑक्सीजन से लैक्टिक एसिड मसल्स में बनना शुरू हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2 वाटर और क्या बनेगा, एनर्जी। तो ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ जिसमें CO2 वाटर और क्या बना, एनर्जी। तो इस तरह से 2 तरह के रेस्पिरेशन हो गए हमारे पास, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक जो होगा एब्सेंस ऑफ O2 में होगा। बाय प्रोडक्ट CO2 H2O एंड हीट बनता है। बाय प्रोडक्ट में यहाँ लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बन सकता है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 H2O एनर्जी बनेगी, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड बनता है। इसमें 38 ATP मिलते हैं और यहाँ पर कितने मिलते हैं, 2 ATP। इसमें मोर एनर्जी रिलीज होगी ऑब्वियसली, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होगी। ATP क्या होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर की जाती है, ATP की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, एरोबिक। और ये टाइप का रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर जर्मिनेटिंग सीड्स, पैरासाइट्स, RBC, स्केलेटल मसल्स में होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल, एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लंग्स। तो जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो पहले हम एक डायग्राम देख ले, उससे और क्लियर होगा। ये इस तरह का, ये पूरा पूरा लंग्स का डायग्राम है। यहाँ होता है लेरिनेक्स और ये फिर ट्रैकिया है, जहाँ से विंड होती हुई कहाँ जाती है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से होते ही लंग्स में जाएगी। अब ये लंग्स के पार्ट है, ये छोटे जो इस लाइन जैसे दिख रही है दैट इज ब्रोंकायल, और इनके एंड को क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन जब हम करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो इसमें नेजल कैविटी, इंटरनल नेज, फेरिनेक्स, ग्लॉटिस, लेरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायल्स, एल्वोलर डक्ट और फाइनली कहाँ पहुंच जाती है, एल्वोलाई। लंग्स का सबसे छोटा पार्ट होता है क्या, एल्वियोलाई। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो इसी का रिवर्स चलता है, दिख रहा है, और इस तरह से गैस एक्सेल कर दी जाती है। बहुत लार्ज नंबर में एल्वोलाई होते हैं ह्यूमन लंग्स में, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले पाए।
इवन जब हम एक्सेल करते हैं गैसेस को, तो कंप्लीटली एक्सेल नहीं करते, कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे लंग्स में रह जाता है, विच इज नोन एज रेसिडुअल अमाउंट, रेसिडुअल वॉल्यूम और रेसिडुअल अमाउंट। अब ह्यूमन बॉडी में जो होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो केमिकल है या पिगमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सीजन को लेके गया सेल्स के पास, सेल्स में ऑक्सीजन दे दी और बदले में उनसे CO2 ले ली, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बन जाएगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लू ग्रीन ग्रीन कलर का दिखेगा। तो जब हम अपने हाथों में नर्व्स देखते हैं तो कुछ रेड दिखती है, कुछ ग्रीन दिखती है। तो रेड मतलब, रेड जो होती है वो डीप होती है, जो रेड होती है वो ब्लड को कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ग्रीन वाली है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। हम आगे वो डिटेल पढ़ेंगे इनका। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक अमीबा, उनको इनहेल और एक्सहेल करने की नीड नहीं होती, उनमें गैस अपने आप डिफ्यूज हो जाती है, यानी अपने आप ऑक्सीजन अंदर जाएगी एंड CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो CO2 बाहर आ जाएगी। अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेट करता है। एक्वेटिक एनिमल गिल्स के थ्रू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं, बट वो रेस्पिरेट बड़े फास्ट फास्ट करते हैं। कभी तुमने फिश को देखा हो तो उनके गिल्स बहुत फास्ट फास्ट खुलते हैं। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर में बहुत कम होता है, इसलिए वो रेस्पिरेट बहुत फास्ट करते हैं। इंसेक्ट जो होता है इनकी बॉडी पे टाइनी होल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? स्पायरिकल्स। इवन हम बात करें किसकी, कॉकरोच की, तो कॉकरोच जो होता है उसकी बॉडी पे भी क्या होते हैं? ट्रेकियार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू वो रेस्पिरेट करता है, यानी वो भी अपनी स्किन के थ्रू तो नहीं, लेकिन ट्रैकियार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेट करता है, नोज नहीं होती उसके पास। तो अगर हम कॉकरोच का हेड काट दें तो भी वो कुछ दिनों तक जिंदा रहेगा, या फिर हम उसको अपसाइड डाउन वाटर में डाल दें, पानी में उल्टा डाल दें, तो भी वो सर्वाइव करेगा। ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, अगर ह्यूमन बीइंग को पानी में डाल दो तो मर जाएगा क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। लैंड एनिमल्स जो लंग्स के थ्रू करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग या जो भी एनिमल्स है वो लंग्स के थ्रू करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिनमें गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। जैसा हमने देखा उनके जो एग्स होते हैं, जो जो लार्वा होते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं उनको, टॉड्स या कुछ ऐसा बोला जाता है, उसको एक टर्म है, टेडपोल्स। तो छोटे जो टेडपोल्स होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि फिश ही है, फिश की तरह वो चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, वो गिल्स भी डेवलप हो जाते हैं, लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं। फ्रॉग अपनी स्किन से जो है ना वो रेस्पिरेट करता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए उनको बहुत फास्ट रेस्पिरेट करना होता है। तो ये देखा हमने क्या, रेस्पिरेशन सिस्टम। अब इसमें हमें डायग्राम क्या पूछा जा सकता है? लंग्स का डायग्राम। एग्जाम में तुमसे लंग्स का डायग्राम पूछा जा सकता है। सर्कुलेशन सिस्टम पे आते हैं। भाई ये बॉडी में जो हमने फूड खाया उसको सर्कुलेट करना है, ऑक्सीजन CO2 को सर्कुलेट करना है, तो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? इसको सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं ब्लड और लिम्फ, और ब्लड वेसल्स होते हैं उनके लिए वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्ट, जो सर्कुलेशन यानी कि पंपिंग का काम करता है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ
कार्डियक मसल्स। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। एंड ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये ह्यूमन हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनको हमने यहाँ इसके इस तरह से सिस्टमेटिक डायग्राम में भी बना रखा है। राइट वेंट्रिकल, राइट ऑर्टिकल, एक ये वाला डायग्राम देखेंगे। देखो ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम ध्यान से देखोगे तो एक तरफ जो है ना वो रेड ब्लड आ रहा है, मतलब दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक तरफ ब्लू आ रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट से आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो हमारी पूरी बॉडी से आता है। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देता है हार्ट में। फिर हार्ट क्या करता है? इसको ऑक्सीजनेटेड करके, मतलब हार्ट जो है इसको पंप करता है किसमें? लंग्स में। लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ आ जाता है? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और उससे पूरी बॉडी में। इससे एक और डायग्राम से हम इसको समझते हैं, बहुत इजी होगा समझना। ये वाला डायग्राम देखो, इससे और इजीली समझ में आएगा। ये पूरा मैकेनिज्म बता रहा है कैसे वर्क होता है। देखो ये रेस्ट ऑफ द बॉडी है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ चला गया? लंग्स में। पहले राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, इससे लंग्स में, लंग्स ने इसको ऑक्सीजनेट किया। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया पूरी बॉडी में। इसलिए इसके वॉल थिक होते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है ना, उसके वॉल थिक होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है। और इस तरह से तुमने देखा कि ब्लड जो है, सेम ब्लड ट्वाइस इन हार्ट है, इट कम्स ट्वाइस इनटू द हार्ट। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। वहीं अगर हम फिश की बात करें ना, तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम है। मतलब फिश के हार्ट में देखो, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गिल्स में, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ, हार्ट ने इसको पंप कर दिया, एक ही बार गया ब्लड इसमें, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन ह्यूमन बीइंग में कितनी बार जा रहा है सेम ब्लड? ट्वाइस। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो एग्जाम में ना हमें इसका एक इस पूरी प्रोसेस को एक सिंपलेस्ट वे में समझाना है। उसके लिए कैसा डायग्राम बनाएंगे? इस तरह का डायग्राम बना देना, लेकिन यहाँ पर लंग्स की जगह बॉक्स बना देना। यहाँ भी एक बॉक्स बना दिया, यहाँ भी एक बॉक्स बना दिया। तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम लोअर बॉडी से, राइट वेंट्रिकल सेंड किया लंग्स में, लंग से ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके वॉल थिक क्यों है ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ से ब्लड कहाँ पंप करना है? पूरी बॉडी में पंप करना है, और वो हाई प्रेशर पे करना है। तो हमने ये डिफरेंट ये हार्ट के बारे में पढ़ा। अब ब्लड प्रेशर मीन्स क्या होता है? जैसा कि हमने देखा, हार्ट ने ब्लड को पंप करने के लिए कुछ प्रेशर लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कैसा बोला? डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट वापस। क्या बोला इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसको बोला है? ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। लोअर पोर्शन में सर्कुलेशन सिस्टमेटिक, अपर में होना पल्मोनरी। लिम्फ, अच्छा ब्लड के क्या क्या पार्ट होते हैं? ब्लड के 4 पार्ट्स हैं। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहले आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना एंड CO2 कैरी करना।
WBC, उसी से RBC जो रेड है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है डिसीज से लड़ने के लिए। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया जाता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस जाता है, तो उसको एनगल्फ करके खुद खत्म हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमें कट लग जाए तो ब्लड को जमने में, क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ये लिक्विड है, एक मैट्रिक्स है जिसमें ये सब चीजें क्या करती है? फ्लोट करती है। इनको मूव करने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए, एंड दैट इज प्लाज्मा। जैसा हमने पढ़ा, हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके वॉल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक। ventricles have thicker muscular walls as they pump blood into the various organs. अब हार्ट जो है वो ब्लड में प्रेशर क्रिएट करता है, एंड ब्लड प्रेशर रीडिंग इज लेस देन 120 mm, सिस्टोलिक बोला जाता है उसको, एंड 80 mm को क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक। तो दो टाइप के ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर दैट इज सिस्टोलिक, एंड लो ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक। A blood pressure of 140/90 और हायर इंडिकेट्स हाई ब्लड प्रेशर। 120 से ऊपर गया मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एंड 80 से नीचे गया मींस लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, एंड लो ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइपोटेंशन। हमने देखा था कि जो हार्ट होता है उसमें वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स क्या इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड नहीं आए। जब वो एट्रिया एंड वेंट्रिकल में जाता है तो बैकवर्ड नहीं आना चाहिए, उसके बैकवर्ड फ्लो को कौन रोक रहा है? वॉल्व्स। अब हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करती है? आर्टरीज और वेन्स। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करी आर्टरी, वेन्स, और तीसरा क्या? कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल होती है, वो बिल्कुल एंड तक ले जाती है ब्लड को। लेकिन ये आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है आर्टरीज? हम देखें तो आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो अपोजिट करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, जबकि बाकी आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इनको कलेक्टिंग वेसल्स बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं। आर्टरीज के वॉल थिक होते हैं, इलास्टिक और मस्क्यूलर होते हैं क्योंकि इनमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है। वेन्स की वॉल्स जो होती है थिन, नॉन मस्क्यूलर, लेस इलास्टिक होती है। ये डीप सीटेड होती है। हम अपने हाथ में देखें तो हमें ग्रीन ग्रीन दिखेंगी, वो वेन्स है। लेकिन रेड वाली जो नर्व्स है वो नहीं मिलती है, इतना इजीली नहीं दिखती है क्योंकि वो आर्टरीज होती है। वेन्स आर सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज। जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है हाथों में वो क्या है? वेन्स है। आर्टरीज हैव नो वॉल्स क्योंकि इनमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है। लेकिन वेन्स जो होती हैं इनमें क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं क्योंकि इनमें ब्लड का प्रेशर लो होता है, एंड ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए इनमें क्या है? वॉल्व। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। इनको बोलते हैं हम वेस्क्यूलर बंडल्स और वेस्क्यूलर टिश्यूज। इनका काम क्या होता है? जैसे हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मेन ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड फ्रॉम लीव्स टू द नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट एंड स्टेम। मतलब फूड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम। इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। ये जो है वो ग्रेविटी पुल या बाकी सब चीजों को यूज करता है। यहाँ एनर्जी का यूज होता है, एटीपी का यूज होता है फॉर ट्रांसपोर्ट। ऑन मेच्योरिटी द जाइलम बिकम्स dead tissue and gives mechanical support to the plant.
लेकिन फ्लोएम हमेशा एग्जिस्ट करता है लिविंग सॉफ्ट टिश्यू के फॉर्म में। जाइलम में जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज ऑलवेज अपवर्ड। एंड फ्लोएम में जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड्स भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। ट्रांसपीरेशन मीन्स क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट जब वाटर का लॉस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। वाटर का मूवमेंट ट्रांसपीरेशन है, मतलब वाटर का इवोपोरेशन, एंड फूड का मूवमेंट क्या है? ट्रांसलोकेशन। एक्चुअली ट्रांसपीरेशन कौन सा पार्ट कर रहा है? स्टोमेटा। एंड ट्रांसलोकेशन कौन सा पार्ट कर रहा है? फ्लोएम। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स देखें तो एक्सक्रीशन मतलब हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जैसे कि यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो जाए हमारी ब्लड में तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो क्रिस्टल्स हमारे ऐसे चुभेंगे जैसे बॉडी में निडल्स चुभती हैं। तो वो यूरिक एसिड को निकालने का काम हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम करता है? एक्सक्रीशन सिस्टम, दैट इज किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इन सबको मिला के क्या बोला है हमने? एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन बोला जाता है। जैसे लंग्स का सबसे छोटा पार्ट एल्वोलाई, वैसे किडनी का सबसे छोटा पार्ट नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के भी अंदर सबसे छोटा पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। Nephrons are the basic filtration unit of kidneys. They carry out filtration, selective reabsorption. अब ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है कि सपोज अगर हमारी बॉडी से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सक्रीट होना शुरू हो जाए, लाइक शुगर, ग्लूकोज, तो किडनी उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे काम की है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। दैट इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। Tubular secretion to form urine in kidney, which is then passed out through urethra via the ureters and urinary bladder. ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। एंड जब हमें अर्ज होती है तो हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। नेफ्रॉन मैंने बताया कि बहुत सारी कैपिलरीज से मिलकर बना होता है। सबसे छोटा पार्ट है क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज है called glomerulus, which is associated with a cup-like structure called Bowman's capsule and a long tube which terminates through this capsule. तो नेफ्रॉन का भी सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। The renal artery brings oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances. यानी किडनी तक जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो ब्लड लाने का काम कर रहा है वो कौन कर रही है? रेनल आर्टरी। ये क्या लेके आती है? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हो सकता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट हो, और किडनी उन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करके कहाँ भेज देती है? यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करवा देती है। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस filtrate enters the tubular part of nephron. As this filtrate moves down the tubular part, glucose, amino acids, salt, excess of water get selectively reabsorbed. वो सब चीजें जो हमारे काम की है, लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर है, ये किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वो ट्यूब्स रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब कितना अमाउंट रीअब्जॉर्ब करना और कितना यूरिन में वापस छोड़ना है वो किस पे डिपेंड करता है? हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी, हमने बहुत सारा पानी पी रखा है, तो उस केस में क्या होगा? बॉडी जो होगी वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करेगी। लेकिन अगर बॉडी में वाटर का लॉस हो जाए, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उस केस में यूरिन का एक्सक्रीशन बहुत कम हो जाता है। हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड, ये भी कौन डिसाइड करेगा?
kidney. The fluid now flowing in the tubular part is urine, which gets collected in collecting ducts of nephron. These collecting ducts together have the kidney at common point by forming the ureter. The expulsion of urine from the body is known as micturition. बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट करना है, इसको क्या बोला है हमने? मिक्ट्यूरेशन. ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर में क्या करता है? स्टोर करता है यूरिन को. कब तक? जब तक कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, एंड देन हमारी अर्ज जब होती है तो हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं. दिस ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल. 180 liter filtrates formed daily, but 2 liter is excreted out as a urine. So the rest is reabsorbed in the body. मतलब पूरे दिन में किडनी 180 लीटर ब्लड को क्या करती है? प्यूरिफाई करती है, और उसमें से 2 लीटर ही एज अ यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट किया जाता है. ये देखो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में. ये किडनीज है बीन लाइक शेप, और ये है रेनल वेन, रेनल आर्टरी, और इसी के पास में ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एंड यहाँ से ये क्या जा रहे हैं? यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर जो मीट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, एंड इसके ओपनिंग को क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा. और किडनी का भी सबसे छोटा पार्ट हम देखें तो ये नेफ्रॉन है, एंड नेफ्रॉन का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? बोमेन कैप्सूल. इसके अंदर देख रहा है ट्यूब्स हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? ग्लोम्युरल्स. सो यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी कैसे होता है? सबसे पहले ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन होता है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन. यानी मेन काम कहाँ पर हो रहा है? इस जगह पे. ये फिल्टर कर लिया यहाँ से, ये ब्लड इसमें जा रहा है, और ये फिल्टर इस येलो वाले ट्यूब्स में जाता है. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एंड थर्ड सिक्रीशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, यूरिक एसिड, इन सबको एक्सक्रीट कर दिया जाता है. हेमोडायलिसिस क्या होता है? अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रेनल फेलियर. किडनी के फेल होने को क्या बोला जाता है? रेनल फेलियर. इन केस ऑफ किडनी फेलियर, हेमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी. सिंपली हम इसको डायलिसिस बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको क्या बोला जाता है? हेमोडायलिसिस. प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं. कैसे? तुमने देखा होगा कि अगर हम बार्क ऑफ ट्री देखें तो बार्क ऑफ ट्री पे कभी रेजिन्स, गम्स ये आ जाते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीट. या फिर CO2 किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, या वाटर को एक्सक्रीट करना थ्रू स्टोमेटा. In plant excretion of oxygen, CO2, water takes place through stomata by the process of transpiration. और इसके अलावा कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो मिनरल्स हैं वो अपने बॉडी पे एक्सक्रीट कर देते हैं, जैसा मैंने बताया रेजिन, गम, तो वो भी प्लांट के क्या होते हैं? एक्सक्रीशन होते हैं. या फिर वेंटिलेशन के थ्रू, यानी कि जैसे लीव्स को क्या कर देना? फॉल कर लेना. जैसे ही ऑटम आता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं. क्यों शेड कर रहे हैं? क्योंकि उन लीव्स में क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनको वो शेड कर देते हैं और फिर नई लीव्स ग्रो होती हैं. तो यहाँ भाई हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. स्टार्टिंग हमने कहाँ से की? क्या पढ़ा हमने? न्यूट्रिशन, फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ा, एंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? एक्सक्रीशन, जिसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ा. अब इसमें जो डायग्राम आ सकते हैं वो कौन कौन से आएंगे हमारे पास? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे टॉप पे हमने जो पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर स्टोमेटा, स्टोमेटा के बाद आ सकता है लंग्स, ठीक है, लंग्स के बाद हार्ट, हार्ट में भी वो डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम, और उसके बाद क्या आ सकता है हमारे पास? किडनी, किडनी में भी नेफ्रॉन का डायग्राम भी आ सकता है जो हमने बोमेन कैप्सूल वाला देखा. मतलब ये डायग्राम दोनों ही आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है.